पहला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य पूछ रहा है, तो वो मिलता है हमको नर्मदा घाटी में। ठीक है, नर्मदा घाटी सब लोगों को पता होता है कि नर्मदा घाटी से क्या मिलता है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। लेकिन कहाँ पर मिलता है, आपको याद रखना है कि होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर मिलता है। और ये होशंगाबाद कहाँ पर आता है, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो कहाँ से मिलता है, होशंगाबाद। तो होशंगाबाद आपको याद रहेगा। तो यहाँ से मिला क्या है, मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है, मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। और इसका पता जो है वो डॉक्टर अरुण सोनकिया ने लगाया था। किसने, डॉक्टर अरुण सोनकिया। तो यहाँ से कौन कौन सी बातें याद रखनी है आपको कि भाई साहब ये होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, होशंगाबाद, होशंगाबाद। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको पता करनी है कि क्या मिला है इनको, मानव की खोपड़ी मिली है, मानव की खोपड़ी मिली है, मानव की खोपड़ी मिली है। होशंगाबाद जिला कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। पता किसने लगाया था इसका, डॉक्टर अरुण सोनकिया ने, डॉक्टर अरुण सोनकिया ने इसका पता लगाया था। अब यहाँ पर देखो, अरे यार चलो, वैदिक सभ्यता से एक प्रश्न आया, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र आपको पता होगा कौन सा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन गायत्री मंत्र यही है। तो गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने की थी, विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। देखो जो गायत्री मंत्र है वो किससे रिलेटेड है, रचना तो विश्वामित्र ने की है, लेकिन किससे रिलेटेड है, तो ये जो रिलेटेड है ये उस समय पे देवी सावित्री को से रिलेटेड है, देवी सावित्री। तो ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है हमको, देखने को कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। सावित्री देवी कौन है, ये गॉडेस ऑफ डे है। ठीक है, ठीक है, दिन की देवी हैं, दिन की देवी हैं, यानी कि ये सूर्य से संबंधित हैं, सूर्य से संबंधित हैं। तो उस समय पर आपको पता होगा जब शुरू में आर्यन आए थे, है ना, तो आर्यन एज में शुरू में लोग किसको मानते थे, लोग जो है सूर्य देवता को बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, सूर्य देवता को। फिर सावित्री देवी वहीं से आपको सावित्री देवी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंद्र देवता को मानने लगे। ठीक है, इंद्र देवता बहुत पहले माने जाते थे, लेकिन हल्के हल्के करके जब जैसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे के सारे लोगों की पॉपुलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक, गुप्ता एज में रामायण लिखी जाती है, तो फिर राम वगैरह का यहाँ से स्टोरीज बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऋग्वेद में ऐसा कोई उल्लेख हमको देखने को मिला नहीं है। हमको सावित्री देवी और सूर्यदेव के बारे में बातें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात होगी हमारी, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? देखो ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा अटकाने वाला है। एक्चुअल में जिसको डायरेक्ट पता हो तो वो तो कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर आंसर है मोहम्मद गौरी। अब लोगों को लगता है क्या है कि क्या बोलते हैं, मोहम्मद गौरी ने इतना लूट खसोट किया, वो देवी लक्ष्मी को अपने सिक्कों पर कैसे उकरवा सकता है? तो उसका सिंपल सा आंसर यही है कि भाई मोहम्मद गौरी जो है, ऐसा उसकी सोच रही होगी कि भारत के जो लोग हैं, है ना, इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा धनी हैं, है ना, धनी हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कोई ना कोई लक्ष्मी देवी में कोई ना कोई डिवाइन पावर हो, है ना कोई शक्ति हो। तो इसलिए उसने क्या काम किया था, सिक्कों पर उसने देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। ठीक, एक वन ऑफ द रीजन माना बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं बोल सकते कि 100% सत्य है, लेकिन हाँ मोहम्मद गौरी कौन है, जिसने क्या बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध लड़ा था। तो आपको ये बात पता ही होगा कौन सा युद्ध लड़ा था, तराइन का युद्ध। तो 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के पश्चात भी पूर्व से चली आ रही मुद्रा व्यवस्था को यथावत बनाए रखने के लिए इस कारण से मोहम्मद गौरी के ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी। अकबर के सिक्के जो हुआ करते तो उस पर सियाराम की आकृति देखने को मिलती है अकबर के सिक्कों पर। तो अकबर के सिक्कों पर सियाराम की आकृति आपको देखने को मिलेगी। और अगर बात किया जाए मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, तो वहाँ पर आपको देवी लक्ष्मी की मूर्ति, देवी लक्ष्मी की आकृति देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए आधुनिक इतिहास से भी एक प्रश्न आया है, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आए हैं। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी इनकी थी लाहौर, राजधानी की लाहौर। तो रणजीत सिंह ने लाहौर को राजनीतिक राजधानी बनाया था। ठीक है, और अमृतसर मंदिर इनका दूसरा काम क्या था, अमृतसर मंदिर जो है, अमृतसर में एक मंदिर है, सिखों का मंदिर है, उस पर गुंबद पर जो है उन्होंने सोना मढ़वाया था। तो सोना जो अमृतसर पर जो गुंबद पर सोना मढ़वाया गया है वो किसने मढ़वाया है, राजा रणजीत सिंह ने ही मढ़वाया है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपको याद रखनी है और कुछ ज़्यादा आपकी बातें याद नहीं करनी है। ठीक है, तो इन्होंने एक बात और याद कर सकते हो क्या, कि 1799 ईस्वी में उन्होंने लाहौर पर और 1802 ईस्वी में अमृतसर पर अधिकार स्थापित किया था। तो लाहौर और अमृतसर दोनों पर इन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया था, लेकिन लाहौर को इन्होंने राजधानी बनाया था, लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया था। और अमृतसर जो मंदिर है ना, उसके गुंबद पर सोना मढ़वाया था, अमृतसर के गुंबद पर उन्होंने क्या करा था, सोना मढ़वाया था। यहाँ पर बात करते हैं भारत का भूगोल की।
भारत का भूगोल। भौतिक संरचना, अववाह तंत्र और मानव भूगोल से ये प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा, समुद्र तट सबसे लंबा किस राज्य का है? तो आपको देखो ये ऐसा ही प्रश्न आपको यूपी पीसीएस में भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ हमेशा कि आप चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो है सारे पेपर खंगाल लेने जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रश्न मिलते जुलते एक दूसरे से वहीं से आते हैं, ठीक है, मिलते जुलते रहते हैं। आपको क्या है, वही स्रोत पढ़ कर लेना है और वहीं से आपको सारी अपनी स्टडी करनी है। तो यहाँ पर भी भारत में सबसे लंबे राज्यों में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो लोगों को लगता है तमिलनाडु का होगा, लेकिन तमिलनाडु का नहीं होकर गुजरात का होता है। गुजरात का होता है। क्यों? क्योंकि देखो इस तरह से जो है तमिलनाडु लोग इसलिए लगा दे क्योंकि तमिलनाडु यहाँ पर लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन जो गुजरात है, गुजरात इस तरह से निकला हुआ है, जैसे कि देखो इस तरह से, है ना। तो थोड़ा सा ये समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा वैसे कटा छटा सा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो टेढ़ा मेढ़ा है, तो अगर इसको सीधा करोगे तो बहुत लंबी इसकी तट रेखा आपको समझ में नज़र में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इस एक बात को ध्यान रखना है, क्या, जो भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9 है। तो भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9 हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है किसकी है? तो पहले गुजरात की, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एंड गोवा। तो इसको याद करने के लिए आप कोई ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है, कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो जैसे कि गुजरात तमिलनाडु आपको याद होना चाहिए, ठीक है। गुजरात कटा फिटा है, तो तमिलनाडु ही होगा क्योंकि सबसे लंबा दिखेगा। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है, ऊपर की तरफ ये आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इतना याद कर लीजिए, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कितना? गुजरात, तो जी से करेंगे गुजरात, अरे यार मान जा, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो जो GTAM बन रहा है, ठीक है, GTAM कुछ भी बना लीजिए, GTAM, ठीक है, GTAM। तो गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये 5 तो कम से कम याद कर लीजिएगा, ठीक है। हिमालय के हिमनदों से पिघलने की गति कम होती है, ज़्यादा होती है? आप इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो विश्व के सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है। हिमालय के हिमनदों को पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। तो उपलब्ध नहीं हो, ये तो बहुत अब्सर्ड क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि भाई उपलब्ध नहीं है। अब तक हम बहुत आगे जा चुके हैं साइंस के मामले में, तो ऐसा तो है नहीं कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है हमको, ठीक है। हमको उपलब्ध है, सूचना ऑफकोर्स उपलब्ध है, ठीक है। क्या सबसे कम है पिघलने की गति या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है सबसे अधिक। इसका आंसर क्या है? सबसे अधिक है। हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति सर्वाधिक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हिमालय के हिमनदों की जो पिघलने की गति कैसी सर्वाधिक है? इस संबंध के में महत्वपूर्ण है कि गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन निकलती है? गंगा नदी निकलती है। तो यहाँ पर जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। वर्तमान में तीव्र दर से पिघलने के कारण इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो बहुत तेज़ी से पिघल रहा है गंगोत्री ग्लेशियर, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, इस चीज़ को आप बताइएगा। तो भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, ठीक। कहाँ से निकलती है? गोमुख से। तो शिवलिंग शिखर के नीचे स्थित गोमुख हिमनद है, ठीक है। शिवलिंग शिखर के नीचे कौन सा है? गोमुख हिमनद आपको देखने को मिलेगा। भागीरथी नदी का उद्गम स्रोत है। भागीरथी नदी का उद्गम स्रोत है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि आपको सारी नदियों के उद्गम स्रोत याद रखने हैं, ठीक है। इसमें जानवी, जाड़, गंगा, केदारनाथ, भीलंगना नदियाँ मिलती हैं। 3,658 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खतलिंग, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। निम्न में से कौन सा नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है, ठीक है। कौन सी नदी जो है हिमनद से नहीं निकलती, कुल मिला के ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो हिमनद यानी ग्लेशियर से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो फिर कोसी नदी का स्रोत हिमनद नहीं ना होकर क्या है? अरे चल जा, कोसी नदी, ठीक है। तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? धारपानीधार। तो ये धारपानीधार से निकलती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोसी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। यह नदी कौशानी यानी बागेश्वर की पहाड़ियों पर स्थित धार से निकलती है। तो बागेश्वर कहाँ पर है ये आपको पता होगा, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो वहीं से आपको निकलती है, ठीक
ठीक है। रामनगर में ये मैदान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में रामगंगा में मिल जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश में रामगंगा में मिलती है। ठीक है। यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत से, अब यमुना नदी जो है उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कौन सी? यमुना नदी। अलकनंदा नदी की बात की जाए तो अलकनंदा नदी जो है वो उत्तराखंड के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। मंदाकिनी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? मंदरांचल व हेमनद से निकलती है। मंदरांचल व हेमनद से निकलती है। तो मंदाकिनी नदी हेमनद से निकलती है, मंदरांचल व हेमनद से। अलकनंदा जो है सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी आपको गंगोत्री ग्लेशियर से पता ही है। ठीक है। और कोसी नदी जो है वो आपको कहाँ से निकलती हुई नजर आती है? धार पानी धार से निकलती है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा से संबंधित है। तो मंदाकिनी नदी कौन सी है? चौड़ाबाड़ी हिमनद से निकलती है मंदाकिनी नदी। कहाँ से? चौड़ाबाड़ी हिमनद से, यह मंदरांचल के पास में है ये। तो हाँ, मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? चौड़ाबाड़ी हिमनद से। कहाँ से? चौड़ाबाड़ी हिमनद से निकलती है। तथा सोनप्रयाग में ये काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ जाती है। तो काली गंगा से मिल जाती है, ये कहाँ? चौड़ाबाड़ी हिमनद से निकलती है। बद्रीनाथ के दक्षिण की ओर रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। भीलंगना नदी टिहरी जनपद के उत्तरी छोर पर खतलिंग, और भीलंगना नदी के बारे में बात करते हैं तो भीलंगना नदी जो है टिहरी जनपद के उत्तरी छोर पर खतलिंग हिमनद से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? खतलिंग हिमनद। तो यहाँ पर आपको इतना नहीं याद करना है कि उत्तरी छोर पर किस कौन से छोर पर। तो भीलंगना नदी जो है कहाँ पर? टिहरी जनपद के उत्तरी छोर पर खतलिंग हिमनद से। कहाँ से? खतलिंग हिमनद से निकलती है। तो गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी में भागीरथी से मिलती है। अब ये सारा क्षेत्र टिहरी बांध के पानी में जलमग्न हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाली खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो ताप्ती नदी नहीं गिरती है। ठीक है। तो ये कहाँ पे गिरती है ताप्ती नदी? ताप्ती नदी आपको ये अपने मध्य प्रदेश से निकलती हुई नजर आती है। और ये जो है कहाँ गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में। कौन से सागर में? अरब सागर में। तो आप देख लीजिएगा एक बारी। ताप्ती नदी बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है। ये अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। क्षिप्रा एवं मोर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के बीच ये एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ये एक ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है। एक संवाद की खाड़ी यानी कि एवं खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती है ये। ठीक है। तो सूरत नगर इसी नदी पर तट पर स्थित है। तो सूरत नगर जो है, सूरत जो है गुजरात का, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? इसी नदी पर स्थित है। ठीक है। चलिए, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो लघु हिमालय स्थित लघु हिमालय स्थित है मध्य में। किसके मध्य में लघु हिमालय स्थित है? लघु हिमालय जो स्थित है वो है महाहिमालय और शिवालय के बीच में है। महाहिमालय और शिवालय के बीच में। तो आपको याद रखना है। ठीक है। तो लद्दाख है, काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर। क्या बोला हूँ? काराकोरम सबसे ऊपर क्या है? काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय, यानी कि क्या आता है? महाहिमालय। कौन सा आता है? महाहिमालय। मैं एक मैप बना देता हूँ एक आपके लिए, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर आपको काराकोरम दिखाई देगा, फिर लद्दाख दिखाई देगा, फिर जास्कर दिखाई देगा। तो काराकोरम, के से काराकोरम, लद्दाख, एल जास्कर। काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। उसके बाद में आपको क्या दिखाई देगा? उसके बाद में आपको दिखाई देगा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय मतलब महाहिमालय। तो मैं ग्रेट हिमालय से लिख दिया है। तो ग्रेट हिमालय का मतलब क्या है? महाहिमालय। तो ग्रेट हिमालय का मतलब क्या है? महाहिमालय। ठीक है। महाहिमालय के बीच में क्या है? लघु हिमालय आपको देखने को मिलेगा। लघु हिमालय देखने को मिलेगा आपको। लघु हिमालय के नीचे आपको देखने को मिलेगा शिवालिक। लघु हिमालय के नीचे देखने को मिलेगा आपको शिवालिक। समझ में आ गया? अगर मैं बनाना चाहूँ तो सबसे काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय यानी कि महाहिमालय, फिर आपको मिलेगा लघु हिमालय। ठीक है। यानी मिडल या फिर लेसर हिमालय बोल सकता हूँ, लेसर। ठीक है। लेसर हिमालय, उसके जो लघु वाले को लेसर बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या? शिवालिक। क्या देखने को मिलेगा? शिवालिक। ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, शिवालिक। सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ठीक है, केदारनाथ के जो रुद्रप्रयाग है, केदारनाथ से जो रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो उस नदी का आपको नाम बताना है। तो वो नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी कैसी है? वो अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक, पहली बात तो क्या है? अलकनंदा की सहायक नदी है मंदाकिनी का। तो मंदाकिनी का जो उद्गम है वो केदारनाथ के निकट चौराबाड़ी, मैंने पहले बताया था, चौराबाड़ी हिमालय से होता है, उत्तराखंड से होता है। ठीक, अलकनंदा से मंदाकिनी रुद्रप्रयाग से मिलती है। ठीक है, अलकनंदा से मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, तदुपरांत देवप्रयाग की ओर बढ़ते हुए ये नदी भागीरथी से मिलकर गंगा नदी कहलाती है। तो भागीरथी से जब मिलती है ये नदी, तब ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है गंगा नदी। तो क्या कहलाती है? गंगा नदी। तो आपको जो है पंचप्रयाग आपको याद रखना है। इससे क्या आपको इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हो, इस पर इन्फ्लुएंस क्या ड्रॉ कर सकते हो कि पंचप्रयाग आपको याद रखना है। पंचप्रयाग तो केदारनाथ से जो रुद्रप्रयाग कौन मिलती है? मंदाकिनी। ठीक है, चलिए अपक्षय जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वैदरिंग। ठीक है, उसका विचार संबंधित है। पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनिक परिवर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर है इसका सी। एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त कर देती है। ठीक है, ये वैदरिंग होती है। वैदरिंग क्या बोलते हैं? वैदरिंग। ठीक है, तो वैदरिंग क्या है? यानी अपक्षय क्या है? एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि से टूटने अथवा रासायनिक वियोजन के होने की प्रक्रिया को ही वैदरिंग कहते हैं, यानी अपक्षय कहते हैं। क्या होता है कि अपने ही स्थान पर होती है। पहली बात तो क्या है? अपने ही स्थान पर होती है। किस विधि से होती है? यांत्रिक विधि से टूटती है ये, और रासायनिक वियोजन से हो जाती है। ठीक है, वैदरिंग जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी मान लो कोई पत्थर है और पत्थर में क्या हो जाए, क्या नाम है, उस पर बारिश हो रही है, उस पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन होने के कारण क्या होगा? वो टूटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, टूटना होने शुरू हो जाएगी, और टूटने की वजह से वो उसका साइज छोटा होता जाएगा, कड़के समान बन जाएगी। तो ये कौन सी प्रोसेस है? इसको बोलते हैं वैदरिंग। क्या बोलते हैं? वैदरिंग, यानी कि अपक्षय। क्या बोलते हैं? अपक्षय। तो अपक्षय हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों तथा छोटे कणों में विघटन हो जाता है। तो ये अपक्षय के भौतिक या यांत्रिक कारण कौन कौन से हैं? तो भौतिक कारण है, फिजिकल रीजन जो है वह ताप के कारण, टेम्परेचर। ठीक है, तुषार के कारण, जैसे ठंड पड़ जाए बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी होता है, ठंड पड़ जाए तो क्या होता है। एक देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर अगर मान लो बढ़ेगा तो तुमको पता है एक्सपेंड करती है चीज़ें, क्या होती हैं? फैलती हैं, है ना। तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? चीज़ें फैलती हैं, बाहर की तरफ फैलेंगी। अब जब ठंड होती है तो उसमें सिकुड़ती हैं ना, आप सिकुड़ने में लग जाओ, नहीं लेकर जाओ तो सिकुड़ती हैं। इसकी वजह से क्या होता है? बार बार इस तरह से होती रहती है, दिन और रात के समय पे ये प्रोसेस होती रहती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। सिकुड़ना, ठीक है, रात के समय पे फैलना और दिन के समय पे सिकुड़ जाना। तो इससे क्या होता है कि वैदरिंग मतलब अपक्षय होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है ना। बार बार किसी को तानो खींचोगे यानी तो फिर क्या होगा? उसका अपक्षय होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मानसून से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण एंड डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव नहीं है? डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव नहीं। हिमालय में जल स्रोतों का सूखना क्या डिफॉरेस्टेशन कारण है? एंड निर्वनीकरण का मतलब क्या है? वनों को काट देना। ठीक है, वनों को काट देना यानी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वन को उजाड़ रहे हैं, तो उसका कौन सा प्रभाव नहीं है? नगरीकरण, मृदा अपरदन, जैव विविधता की हानि है, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना। तो यहाँ पे देखो नगरीकरण जो है वो हमारा इसका प्रभाव नहीं है, डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव नहीं है, क्योंकि लोग नगरीकरण इसकी वजह से नहीं हो रहा है। नगरीकरण जो है क्योंकि नगरों में वनों का कोई संबंध है नहीं। ठीक है, आज के आधुनिक नगरों में किसी भी नगर का विकास जंगलों के समीप नहीं हुआ है, और ना ही जंगलों को काटकर नगर बसाए जाते हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ पर जंगल को काटकर नगर नहीं बसाया गया कहीं पर। ठीक है, तो ये जंगल में जो ऐसा वाला जो रीजन है, तो निर्वनीकरण का जो प्रभाव नहीं दिखाई देता है नगरीकरण में हमारे यहाँ पर। ये भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और अन्य कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर क्या है जंगल को काटकर नगर बसाए गए हैं, लेकिन हमारे भारत के केस में ऐसा कुछ केस नहीं है कि जंगल को काटकर नगर बसाए गए हों। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्न राज्यों में से को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का निम्न राज्यों में डेस को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। सभी में प्रतिशत भूमि का काफ़ी अधिक है, तो प्रतिशत भूमि कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। तो कृषि भूमि का प्रतिशत कहाँ पर अधिक है?
कुछ एक राज्य को छोड़ देना है, ठीक है। तो कहाँ से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो कहाँ पर है आपको ध्यान देगा, सिक्किम। कि हरियाणा में भी आपको ध्यान देना है कि खेती की बहुत ज़्यादा ज़मीन है। पंजाब में भी खेती की बहुत ज़्यादा ज़मीन है। हालांकि ये तो पंजाब और हरियाणा अगर जो है खेती के मामले में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं ना, यहाँ के फार्मर हैं, बड़े बड़े फार्मर हैं, आपको ये बात पता होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का भी आपको पता है कि गंगा नदी जो है यहाँ से बहती है, तो यहाँ की जो मृदा है वो उपजाऊ रहती है, ठीक है। तो गंगा यमुना नदी यहाँ से बहती हुई निकलती है, तो यहाँ पर यहाँ की मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहती है। तो ये उत्तर प्रदेश भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा है, सिक्किम। तो सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। नागार्जुन सागर बांध स्थित है, नागार्जुन सागर बांध। तो इस बांध आपको याद रख लेना है कि कौन कौन से बांध जो फेमस बांध हैं वो कौन कौन से बांध हैं। नागार्जुन जो सागर बांध है वो स्थित है, वो कहाँ स्थित है, वो है उड़ीसा में, सॉरी वो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आई एम सॉरी फॉर, ठीक है। चलिए, तो ये बांध देख ली, नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में है, किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है, नागार्जुन सागर की बात हुई, तुंगभद्रा नदी पर, ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो पाचमपाद जो है वो भी आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर, गोदावरी नदी पर है। तो तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश तुंगभद्रा नदी पर है। पाचमपाद आंध्र प्रदेश में ही है, गोदावरी नदी पर है। गंडक परियोजना, ठीक, गंडक परियोजना गंडक रिवर पर है, कहाँ पर, बिहार व उत्तर प्रदेश में देखने को दिखाई दे जाएगा। कोसी नदी आपको बिहार में, क्योंकि कोसी को बोलते हैं क्या, सौरो ऑफ बिहार, ठीक है, सौरो ऑफ बिहार, इंग्लिश में बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार का मतलब क्या है, ये बिहार का बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं सौरो को हिंदी में, सॉरी, ठीक है, कुछ समझ लीजिए, है ना, मतलब अभिशाप टाइप है, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, बहुत बार जो वो आता है, क्या बोलते हैं, फ्लड आ जाता है हर बार, ठीक, बाढ़ आती है। तो इसलिए कोसी परियोजना कहाँ पर है, बिहार में। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। बिहार किस नदी पर, कोसी नदी पर ही। गंडक परियोजना कहाँ पर है, बिहार व उत्तर प्रदेश में, गंडक नदी पर ही। उकाई परियोजना गुजरात में है। तो उकाई नदी जो है हमको उकाई परियोजना है वो गुजरात में है। किस नदी पर है, ताप्ती नदी कहाँ पर, गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हालांकि निकलती तो मध्य प्रदेश से है, ठीक है। माही परियोजना जो है गुजरात व राजस्थान में देखने को मिलेगी। माही परियोजना कहाँ पर देखने को मिलेगी, गुजरात व राजस्थान। माही परियोजना। साबरमती परियोजना गुजरात में देखने को मिलेगी, ठीक है। साबरमती आश्रम जो है वो भी गुजरात में बना था, आपको पता होगा, ठीक है। साबरमती परियोजना गुजरात में, देखिए साबरमती नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये उत्तर प्रदेश में है, और ये रिहंद नदी पर है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने कितनी कर ली, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है, किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर है, ठीक है। तो ऐसे याद कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ की मैं ट्रिक बना देता हूँ। एक ट्रिक क्या है, ठीक है, नाग है, ठीक है, नाग पर कृष्ण भगवान थे, वो चढ़े थे और उन्होंने इस पर डांस किया था। तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, ठीक है। नाग को कृष्ण जी चढ़े और कृष्ण जी ने क्या कर दिया, नाग को अंधा कर दिया, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी आपको याद रहेगा ही। पाचमपाद आपको गोदावरी नदी पर है, तो गोद भर गया तो पाचमपाद है, ठीक है। तो ये इस बात को आशी कुछ ना कुछ बना सकते हो, ठीक है। पाचमपाद गोदावरी नदी पर है। गंडक परियोजना गंडक पे है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार में है। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, ये गंडक और कोसी याद हो जाना चाहिए। उकाई परियोजना आपको गुजरात में देखने को मिलेगी, कहाँ, ताप्ती नदी पर, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। ताप्ती नदी से आप याद कर सकते हैं, उकाई परियोजना गुजरात में है। माही नदी जो है, माही परियोजना है, वो माही नदी पर ही है, कहाँ पर, गुजरात व राजस्थान में देखने को मिलेगी। साबरमती परियोजना भी आपको याद हो जाना चाहिए, क्यों, साबरमती में क्या आश्रम बना था, ठीक है, किसने बनाया था, गांधी जी का आश्रम था साबरमती। तो साबरमती क्या है, गुजरात में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो है एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर वो है उत्तर प्रदेश और रिहंद नदी पर है, ठीक है। तो ये याद करने लायक चीज़ है, वो है यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल व झारखंड में हमको देखने को मिलती है, दामोदर घाटी परियोजना। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा है। तो सामान्य दिशा कौन सी हो सकती है, तो सामान्य दिशा आपको पता होना चाहिए। तो ग्रीष्मकालीन मानसून आता किधर से है, ग्रीष्मकालीन मानसून जो है, अगर मैं बनाना शुरू करूँ, ठीक है, तो वो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है यहाँ से, ठीक है। कहाँ से आता है, यहाँ से। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों से टकराता है और यहाँ पर 2 भागों में बट जाता है, ठीक, ग्रीष्मकालीन मानसून, ठीक है। इस समय पर जो है जुलाई में चल रहा है, तो इस समय वही मानसून आ रखा है, जुलाई वाला मानसून है, ग्रीष्मकालीन मानसून ही है, ठीक है। तो ये किस जगह से आ रहा है, आप देखिएगा, आप अगर मैप बनाइएगा तो आपको पता चलेगा। तो ये किधर से आ रहा है, तो आपको पता है नीचे क्या है, दक्षिण है, ठीक है। और आपको पता होगा, आपको पता होगा कि इधर से रहा है, ऐसे करके आता है और ऐसे करके अपना भारत मान लो ये है, ठीक है। तो इधर से आकर इधर की तरफ से चलने लगता है। तो देखो कहाँ से आ रहा है, अगर मैं ऐसे मैप बनाऊँ तो इधर से आ रहा है, कुल मिला इधर से आ रहा है, इधर से,
तो ऐसे मैं अब बनाना चाहूँ तो ये किधर से आ रहा है, दक्षिण से, साउथ से, दक्षिण से आ रहा नहीं आ रहा, तो ये आ रहा है दक्षिण 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 पश्चिम से, सॉरी दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। चलिए, यानी हिमालय पर्वत के मौसम अवरोध के रूप में कार्य करने के फलस्वरूप भारत उपोष्ण कटिबंधीय में रहते हुए भी उष्ण मानसून जलवायु की विशेषता रखता है। यहाँ ग्रीष्मकाल में दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शीतकाल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हवाएं चला करती हैं। देश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आता है। चलिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आप आंसर आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो कहाँ इसका है, देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अच्छा, एक क्वेश्चन याद रखिए कि उत्तराखंड पीसीएस में, अगर उत्तराखंड पीसीएस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कोई स्थान की बात करता है ना, बहुत मोस्टली केसेस होंगे कि वहाँ का आंसर जो है देहरादून होगा। यानी एक स्मार्ट गैस ले सकते हो, क्योंकि देहरादून में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं उत्तराखंड की, ठीक है। तो चलिए, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देहरादून में। खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व व्यापार, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार प्राप्त होते हैं आपको, तो वहाँ मिलते हैं आपको दक्षिण पूर्व से, ठीक है, दक्षिण पूर्व से। तो मैं बना लेता हूँ क्या मैप, तो यहाँ पर देखो साउथ, यहाँ पर जो है ये इस एरिया में आपको जो गुजरात, सॉरी ये झारखंड वाला रीजन है, झारखंड वाला रीजन है, झारखंड उड़ीसा वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। तो यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा खनिज संसाधनों को भंडार देखने को मिलता है, ठीक है। झारखंड को बहुत ज़्यादा फेमस ये झारखंड, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा संसाधन देखने को मिलते हैं। तो वो कहाँ पर, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य, अगर मान लो ऊर्जा संकट पड़ गया है ना, एनर्जी कम पड़ गई, ऊर्जा संकट कम पड़ गया, तो क्या मतलब है, इसका मतलब क्या होता है कि जल विद्युत की कमी, नहीं, जल विद्युत की कमी का मतलब नहीं होता है सूर्य संकट। कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, तो कुपोषण से कोई मतलब है नहीं, एनर्जी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो आपको पता है कि खनिज की बात चल रही है, तो कुपोषण वाली बात तो यहाँ पर आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा संकट से ये मतलब नहीं है कुपोषण का, क्योंकि कुपोषण वाली बात को तो हम हेल्थ में लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। तापीय ऊर्जा की कमी, तापीय ऊर्जा तो सन के कारण आ रहा है, तो उसमें ऊर्जा संकट कोई आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये ऊर्जा संकट नहीं है। कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों से समाप्त होने का खतरा, हाँ, ये वाली बात बोल सकते हैं। कोयला है और पेट्रोल है, ये जैसे कोयला और पेट्रोल जैसे जो संसाधन पे क्या देते हैं, हमको ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा कैसे देते हैं, ऊर्जा मतलब पेट्रोल वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ, फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने वाहन में इस्तेमाल करते हैं। कोयला का फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर ऊर्जा संकट अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि कोयला और जो पेट्रोल है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, क्वेश्चन नंबर 21 है। देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा कराने से क्या होता है कि लेक्चर बहुत लंबा खिंच जाता है। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से है श्याम शिवर, यानी ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है ना, बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है और ये आपको पता होना चाहिए। तो ये काल्पनिक विचार है क्या, नहीं भाई सब काल्पनिक विचार तो नहीं है ना, ये रियल में फाउंड भी हुआ है ना, रियल में मिला भी है, तो काल्पनिक विचार तो नहीं है। कोई भी विकिरण प्रवाहित नहीं करता, उसने श्याम विवर से कोई भी विकिरण प्रवाहित नहीं करता है, ये बात सच है। लेकिन श्याम विवर है क्या, इस बारे में पूछ रहा है, तो इसका हम करेक्ट आंसर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, परावैंगनिक किरणों के पार रक्त किरणों में बदल देता है, ये तो बहुत बेकार बेहुदा बात है। परावैंगनिक किरणों के को पार रक्त किरणों में बदल देता है। सारे विकिरण को जो इसके पास से प्रभावित होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन ना होकर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सारे विकिरण को इसके पास से प्रभावित नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि एक ब्लैक होल कैसा है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये ब्लैक होल है, देखो फोटो वगैरह तो ले रखा है। तो यहाँ पर क्या है, ब्लैक होल। अगर मान लीजिए सोलर लाइट जा रही है, सोलर लाइट जो है ना वो एक्चुअल में जाएगी ना तो ऐसे ट्रैप हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब मालूम नहीं पड़ेगी कि कहाँ जा रही, कहाँ जा रही। तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, अवशोष, अब क्या बोलते हैं, इसमें जब लाइट जाती है ना तो ये ना डार्क मैटर टाइप है, डार्क मैटर टाइप है। डार्क मैटर मतलब बिल्कुल श्याम विवर है, काला है, ठीक, दिखाई नहीं देता है वो। ठीक है, तो उसकी इतनी डेंसिटी है, उसका घनत्व इतना ज़्यादा है, उसका ग्रेविटेशन जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है इतना ज़्यादा है कि उसके पास अगर लाइट चली गई ना तो लाइट की इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद भी वो अपने अंदर समाहित कर लेता है,
समझ रहे हैं। तो ये सेवा पेपर बहुत खतरनाक है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक है, ठीक है। इसमें ये सूरज जैसे ग्रहों को, लाइट की बात है, सूरज जैसे ग्रहों को निगल सकता है, ठीक है। यदि प्रारंभिक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 15 गुने से अधिक होता है, तो यहाँ पर देखो प्रारंभिक तारे जो शुरुआती तारा है उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 15 गुने से अधिक होता है, तो बाह्य कवच के विस्फोटित हो जाने के बाद बची हुई करोड़ भारी होने के कारण लगातार सिकुड़ती रहती है और अंत में उसका समस्त द्रव्यमान एक बिंदु में ही समा जाता है। इस पदार्थ का घनत्व अनंत रूप से होता है, घनत्व अनंत रूप से अधिक होने के बाद कारण इसके कारण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है और इस प्रबल होने के कारण इसका आपको पता है गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है, गिरता है इंसान उसके अंदर, है ना, धरती पकड़े हुए है हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इतना प्रबल होता है कि यदि ब्लैक होल में प्रकाश की किरण या अन्य कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण भी चली जाए तो वह उसे बाहर नहीं आया जा सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तारों की तो आपको प्रकाश वर्ष, इसको नॉर्मल आंसर है। तो वन प्रकाश वर्ष कितना है ये आप देख लीजिएगा एक बार, 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर है। स्थल मंडली बात करते तो येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका में कहाँ पर? देखो मैं बना देता हूँ मैप। उत्तरी अमेरिका, गल्फ बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये अलास्का रीजन है। ये कौन सा है? ये अलास्का है, ये अलास्का है, उत्तरी अमेरिका का ये अलास्का है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूएसए, और यहीं पे क्या है? येलोस्टोन नेशनल पार्क है, या ये वाला रीजन है, यहाँ पर आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और ये किसी खनिज संसाधन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आप बताइए कमेंट करके किस खनिज संसाधन के लिए येलोस्टोन नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये कहाँ पर? यूएसए में है। कहाँ पर? यूएसए किस में आता है? ये आपको किस में आएगा? नॉर्थ अमेरिका में। किस में आता है? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। चलिए यहाँ पे देखो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो व्योमत प्रांत में स्थित है। व्योमत प्रांत में अमेरिका में ये राष्ट्रीय पार्क है। इसके मध्य से येलोस्टोन नदी बहती है तथा गर्म पानी के यहाँ पे देखो वाटरफॉल है ना, कौन सा है? तो हॉट स्प्रिंग है। गर्म पानी के 3000 स्रोत तथा झरने हैं। ज्ञातव्य है कि कनाडा का वुडफैलो नेशनल पार्क विश्व में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये कनाडा का अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? यूएसए का है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था यूएसए का है, ठीक है। अच्छा पहले जो था ये एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो रूस साम्राज्य था ना, रूस साम्राज्य 30 मार्च 1887 को रूस साम्राज्य से यूएसए ने खरीद लिया। अब देखो उनको लगा था कि ये बर्फ़ है, रूस वालों को क्या लगा था वैसा जो है रीजन है ना ये सिर्फ हमारा है, इसको कोई काम का है नहीं, यहाँ बर्फ़ वगैरह ढका हुआ है, ये अलास्का रीजन है ना। अगर मैं अमेरिका का मैप बनाना चाहूँ, ठीक है, बना देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए ये मैप है, ठीक है। ये जो है छठी है ये कैलिफोर्निया हो गया थोड़ी सी, ठीक है, और जो है गल्फ हो गया, ठीक है। ये जो है कुछ अमेरिका है। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा निकला हुआ है इस करके। तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन कौन सा? अलास्का। कौन सा रीजन है? अलास्का। तो ये अलास्का रीजन है पहले किसके पास में था? होता था रसिया के पास में होता था। किसके पास में? रूस के पास में होता था, रूस के पास में। तो रूस ने क्या करा था, इसको क्या है यूएसए को बेच दिया, यूएसए को बेच दिया। अब यूएसए को बेच दिया क्योंकि रूस ने समझा कि इसमें कुछ हमारा इस्तेमाल तो है नहीं, कि रूस तो बहुत बड़ा देश है, इसका कोई इस्तेमाल है नहीं, तो रूस ने अमेरिका को बेच दिया। लेकिन गेम तब पलटा कब? जब यूएसए के पास में यहाँ पर जो है अलास्का में, यानी अलास्का में क्या मिला? बहुत सारे खनिज संसाधन मिल गए। तो यहाँ से ये समझ लीजिए ये रूस के लिए बहुत बड़ी हार थी। क्यों हार थी? क्योंकि वहाँ पर भाई जो चीज़ इन्होंने बेची उसमें भाई खनिज बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, ठीक है। अलास्का रीजन में खनिज बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, इसी कारण अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए कहाँ गया? किस देश का हिस्सा है? तो ये आपको बता दिया यूएसए का हिस्सा है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 30 मार्च 1868 की बात है कि रूसी साम्राज्य ने इसको बेच दिया था यूएसए को। यूएसए ने अलास्का को खरीद लिया था। अलास्का कनाडा के पश्चिमी भाग में स्थित है। यूकन नदी अलास्का में प्रवाहित होती है। तो कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यूकन नदी। तो यूकन नदी है वो कहाँ? अलास्का में प्रवाहित होती है। तो यूएसए अमेरिका है 50 राज्यों को संघीय गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ था। 50 राज्यों से मिलकर बना है, ये बात आपको पता ही होगा। 50 राज्यों का संघीय गणतंत्र है, ठीक है, ठीक, फेडरेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं, ठीक है। 51वां राज्य वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी कौन सा राज्य है? 51वां राज्य, जिसमें से संबंधित बिल को 26 जून 2020 को कांग्रेस के निचले सदन में पारित कर दिया गया था। तो वाशिंगटन डीसी कौन सा? 51वां राज्य है। तो आज के समय पर कितने राज्य हैं? 51 राज्य हैं, ठीक है। तो 51 राज्य जो है यूएसए को बनाते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये क्वेश्चन जो है आपको शायद मेरे ख्याल से 2022 में क्वेश्चन आया गया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ना घुमा के पूछा था। उन्होंने पूछा था कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो थी एंडीज।
अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछ लिया कि एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। अब महाद्वीप पूछ लिया तो आपको याद कराने के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मान लीजिए ये क्या है, कर्नाटक कटी शील्ड है, ये कटी छटी है, ठीक है। तो और ये आपको ये क्या है, ये आपको ऐसे करके मैंने, अरे बाप रे, ठीक है, मैं थोड़ा सा ना रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अरे लिखा क्यों नहीं जा रहा, इस पर मिट जा रहा है सारा। ठीक है, मैप जो है एक्यूरेट नहीं है। ये रहा अफ्रीका आपका हो गया, ठीक है। अपना भारत हो गया, इंडिया, ये पैन मलेशिया इंडोनेशिया की तरफ हो गया, चीन रसिया आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको रॉकी माउंटेन देखने को मिलेंगे। अरे कलर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर आपको रॉकी माउंटेन देखने को मिलेंगे। कौन से देखेंगे, रॉकी, ठीक है। यहाँ पर आपको अपलाचियन देखने को मिलेंगे, अपलाचियन, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में मैं लिख सकता हूँ अपलाचियन, ठीक, अपलाचियन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको इस साइड में आपको देखने को मिलेंगे कौन से, एंडीज, कौन से, एंडीज, एंडीज माउंटेन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगी, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे के लिए ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर मोरक्को देश की तरफ यहाँ पर आपको कौन से देखने को मिलेंगे, एटलस देखने को मिलेंगे। कौन से, एटलस। यूरोप में इस रीजन में आपको एल्प्स माउंटेन देखने को मिलेंगे, ALPS, एल्प्स माउंटेन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रसिया में यूराल माउंटेन देखने को मिलेंगे आपको, यूराल। यहाँ पर इंडिया की तरफ आ जाएँ तो ये हिंदू कुश रेंज है, इंडिया की तरफ बोल रहा हूँ, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ जाती है कौन सी, हिंदू कुश रेंज आती है। इधर अपने इंडिया में हिमालयन रेंज देखने को मिलेगी, कौन सी, हिमालयन रेंज देखने को मिलेगी। तो ये मेजर मैंने आपको माउंटेन पर करा दिए, ठीक है। तो मैप बना लीजिएगा एक सही से, ठीक है। यहाँ पर एटलस माउंटेन है, ये अपलाचियन है, यहाँ पर एंडीज है। तो एंडीज कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। तो आंसर आपको पता लग गया, ठीक है। चलिए तो कहाँ गया, किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानें हैं, ठीक है। अब आपको पता है लावा ठोस होता है, पृथ्वी के अंदर ही अगर लावा ठोस हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं क्या, बाल्कनिक चट्टानें बोलते हैं। तो बाल्कनिक चट्टानें बाहर आ जाती थी, परतदार चट्टानें भी नहीं होती, टूटिंग चट्टानें भी। कौन सी होती, रूपांतरित। तो रूपांतरित चट्टानें रह जाती कहाँ पर, लावा के ठोस होने के कारण फलस्वरूप जो है जमीन में दबी रह जाती हैं, पृथ्वी के अंदर ही रहती हैं। तो ये कौन सी हैं, रूपांतरित चट्टानें, इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो क्वेश्चन नंबर, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है, किस देश का हिस्सा नहीं है। तो जर्मनी में है बिल्कुल है, फ्रांस में है बिल्कुल है, ऑस्ट्रिया में है बिल्कुल है, इंग्लैंड में नहीं है। क्यों नहीं, इंग्लैंड में देखो बहुत ये तो मतलब बहुत ही सरल क्वेश्चन था, क्योंकि इंग्लैंड जो है यूके बहुत अलग है। और मैंने एक मैप में आपने थोड़ी बहुत ध्यान दिया होगा, तो मैं फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ बनाया था। और जो इंग्लैंड है ना वो एक द्वीप है, यूके है वो एक द्वीप है, और द्वीप तो बहुत अलग है, ठीक है। मैप आप देखिएगा, बहुत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल मैपिंग का आप मेरा एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप उसको देखिएगा, आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। पॉलिटिकल मैपिंग आप देख लीजिए, ठीक है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैक्सिको देश किस देश में स्थित है, बहुत सिंपल सवाल है। मैक्सिको देश में स्थित है। अच्छा, मैक्सिको देश में क्या स्थित है, तो मैक्सिको देश किस द्वीप में स्थित है, ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपको जो है ऑप्शन देखकर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है क्या, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है क्या, अफ्रीका महाद्वीप में है क्या, यूरोप महाद्वीप में है। तो मैक्सिको जो कंट्री है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी, उत्तरी अमेरिका में, क्योंकि आपको ध्यान भी होगा
अगर उत्तरी अमेरिका का मैप बनाते तो हम बनाते हैं क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, नीचे वाला रीजन है, देखो ये कनाडा है, इधर वाला रीजन मैप बना दूँ क्या, मैप बना देता हूँ, ठीक है। देखो ऊपर वाला रीजन है ये अलास्का है, क्या है, अलास्का, थोड़ी देर पहले बताया था, इसको रूस ने दिया था। यहाँ पर वाला जो वाला ये वाला रीजन है इसको बोलते हैं कनाडा, ठीक है। उसके बाद मिलता है हमको यूएसए, क्या मिलता है, यूएसए। उसके बाद हमको देखने को मिलती है क्या, मैक्सिको। बस सिंपल है, ठीक है। कनाडा, देखो अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, सिंपल, बस इतनी तो कंट्री है उत्तरी अमेरिका में, और कोई कंट्री है ही नहीं, ठीक है। चलिए, कोयला एक उदाहरण है किसका, तो परतदार चट्टानों का है, जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। रूपांतरित चट्टानों भी बताया था, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक इंग्लिश में बोलते हैं। तो रूपांतरित चट्टानें कौन सी होती हैं, जो वो चट्टानें जो क्या होती है, पृथ्वी के अंदर क्या होती हैं, जो लावा होता है, लावा ठोस हो जाता है, लावा पृथ्वी के अंदर ही ठोस हो जाता है, बाहर निकल नहीं पाता, वो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण कर लेता है। और ग्रेनाइट जो होती हैं, ग्रेनाइट रॉक जो होती हैं, वो रॉक कौन सी रॉक होती हैं, जो लावा बाहर निकल गया और वो तुरंत सॉलिडिफाई हो गया, तुरंत ठंडा हो गया, ठीक है, तो वो होता है ग्रेनाइट रॉक। तो बताओ दोनों सेम कैसे हो सकता है, तो ग्रेनाइट रॉक इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि बहुत जस्ट अपोजिट दे रखा है, मैं इसलिए ऑप्शन पे नहीं गया, ये जस्ट अपोजिट दे रखा है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के, अच्छा ये ग्रेनाइट रॉक कौन सी है, आग्नेय चट्टान में आता है, कौन से में आता है, आग्नेय में, ठीक है, जिसको बोलते हैं इग्नियस रॉक, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ये बोलते हैं, ये किसके अंदर आता है, इग्नियस रॉक में, ठीक है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमने एवं ठोस होने के कारण होता है। तो मैग्मा जो तुरंत ठंडा हो जाता है, कुल मैग्मा बाहर निकला, हाँ, तो तुरंत ठंडा हो गया, वो आग्नेय चट्टान बना लेता है। क्योंकि सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण होता है, और इसका सर्वप्रथम चट्टान होता है, चट्टान का निर्माण होता है, सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, इग्नियस रॉक का, यानी कि किसका, आग्नेय चट्टानों, किसका, आग्नेय चट्टानों का, ठीक है। अतः इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा था, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ये आधारभूत चट्टानें जिनसे परतदार एवं रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, इन्हीं से ही परतदार और रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। तो किससे सबसे पहले प्राथमिक चट्टानें हैं ये, ठीक है, कौन सी, आग्नेय का, आग्नेय, आग्नेय चट्टान, ठीक है। चलिए, ये मैं जितना कोशिश हो सकता है मैं उतना डीप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, आंतरिक भागों में पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्मा, क्या बोलते हैं, मैग्मा कहा जाता है। तथा जब यही ताप दाब में वृद्धि का विस्फोटक के रूप में पृथ्वी से बाहर निकलता है तब उसे लावा कहते हैं। मैंने क्या बोला, लावा निकलने वाले को कहते हैं, ठीक है। संगमरमर क्या है, संगमरमर, तो संगमरमर एक्चुअल में क्या है, क्या ये आग्नेय शैल, तो भाई आग्नेय शैल जो संगमरमर बहुत है ना, इससे क्या हो, संगमरमर के पत्थर से जो है बनी हुई बहुत सारी इमारत, तो आग्नेय शैल तो नहीं है, बलुआ पत्थर भी नहीं है, कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन होने से निर्मित ये भी नहीं है, क्या है, पुनर्विकृत चूना पत्थर है, पुनर्विकृत चूना पत्थर है, ठीक है, पुनर्विकृत चूना पत्थर, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, देखिए वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और मुझे लग रहा है मुझे स्टॉप करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार मैं इस वाले क्वेश्चन के बाद स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। संगमरमर पुनर्विकृत चूना पत्थर का रूपांतरण है, ठीक है, चूना पत्थर का रूपांतरण है, तो क्या है, संगमरमर है। वो आग्नेय चट्टान तो रूपांतरित रूप क्या होता है, ग्रेनाइट से नाइस बनता है, ग्रेनाइट से नाइस बनता है, बेसाल्ट से एम्फीवोलाइट बनता है, गैब्रो से सप्रोटाइन सर्पेंटाइन बनता है। कि परतदार चट्टानों में रूपांतरित रूप क्या है, परतदार चट्टानों से क्या बनता है, तो यहाँ से देखो बालू पत्थर से क्या बनता है, क्वार्टजाइट बनता है, क्वार्टजाइट कैसे बनता है, बालू पत्थर से बनता है। तो इधर साइड की सारी रूपांतरित चट्टानें दे रखी हैं, ठीक है। चूना पत्थर से आपको संगमरमर कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे जाएगा, सेल से आपको क्या बनता है, स्लेट बन जाता है। कोयला जो है, कोयला रूपांतरित होता है टेम्परेचर प्रेशर यानी तापमान और प्रेशर के कारण, दाब के कारण, तो बनता है ग्रेफाइट यानी हीरा बन जाता है कोयला से। रूपांतरित चट्टान से ही पुनः रूपांतरित चट्टानें बनती हैं कुछ, जैसे स्लेट से सिस्ट बनता है, सिस्ट से फाइलाइट बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। क्या है कुल मिला के मैंने क्या बोला, रूपांतरित चट्टानें बनती क्यों हैं, वो बनती है तापमान और दाब के कारण। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोयला है, ठीक है, कोयला बहुत सालों तक दबा रहता है, वो रहता है, तो उसके अंदर आपको हीरा भी बनता हुआ नजर आ जाता है। हीरा बन जाता नहीं बन जाता, बहुत ज़्यादा तापमान वगैरह बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, तो बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है, तो ठीक है। तो कोयलाइट से क्या बनता है, ग्रेफाइट और हीरा बनता है, ये वाली बातें हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो रूपांतरित चट्टानें होती क्या हैं, ठीक है। इसी तरह से सारा कुछ आप याद कर लीजिए और कुछ खास है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय क्या है? ठीक है, पोताश्रय कौन सा है सबसे बड़ा पोताश्रय? तो सबसे बड़ा पोताश्रय कौन सा है? वो है रॉटरडम। ठीक, कौन सा है? रॉटरडम। तो बस 2013 में लदान मात्रा के आधार पर विश्व के 5 शीर्ष बंदरगाह क्रमशः इस प्रकार हैं। संघाई, चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई है। दूसरा सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। तीसरा त्यानीज, तो त्यानजिन चीन में है। ग्वांगजू चीन में है एवं किंगदाओ चीन में। प्रश्न के दौरान लदान जो मात्रा के आधार पर सबसे बड़ा पोत रोटरडम था। तो पोताश्रय यानी पोर्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसको? पोर्ट। ठीक है, पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 2019 के आंकड़े के अनुसार संघाई बंदरगाह, सिंगापुर बंदरगाह, स्नेजन बंदरगाह, हांगकांग बंदरगाह और निगमोन जोसन बंदरगाह है। तो इसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा। 2019 के आंकड़ा है, अब देख लीजिए 2023-24 में अभी कुछ अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। तो ये ठीक है, देखो अपडेटेड डाटा थोड़ा सा देख जरूर लीजिएगा। अपडेटेड डाटा ऐसे ही क्वेश्चंस का आप क्या करना है, गूगल करना है, और गूगल करके आपको अपडेटेड डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जलमंडल भी खत्म होता है। अब चलते हैं आर्थिक भूगोल पर। आर्थिक भूगोल में क्या बोला? दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश में निम्न में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो आणविक खनिज उत्पादक देश है वो हमारा है कनाडा। तो कनाडा में आणविक खनिज बहुत ज़्यादा देखने को हमको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो वर्तमान में कजाकिस्तान विश्व के यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो कजाकिस्तान जो है विश्व के यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? कजाकिस्तान में मिलता है वर्तमान में। ठीक है, तो इस संदर्भ में कनाडा द्वितीय एवं ऑस्ट्रेलिया तृतीय स्थान पर। ज्ञातव्य है कि 2009 से पूर्व कनाडा का यूरेनियम उत्पादन में शीर्ष स्थान था। तो ये 2005-6 का शायद मेरे ख्याल से प्रश्न उत्तर है। तो यहाँ पर कौन सा था? कनाडा। जो उस समय पर कौन था? कनाडा था। कनाडा में बहुत ज़्यादा यूरेनियम मिलता था। इस समय पर हमारे कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूरेनियम मिलता है। तो यूरेनियम इस समय पर कहाँ मिलता है? कजाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाएगा। भारत के जनसंख्या एवं नगरीकरण की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 जनसंख्या एवं नगरीकरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये देखो जनसंख्या एवं नगरीकरण वाला जो डाटा होता है यहाँ पर पुराना ना ही पढ़िएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, पुराना ना ही पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि भाई जनसंख्या नगरीकरण के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको क्या करना है, सारा जो जनसंख्या वाला मटेरियल है ना वो उसको उठा कर देख लेना है एक बारी। ठीक, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, इस समय पर हो सकता है कि बदल गया हो। ठीक है, ये देखो 2011 की जनगणना चल रही है अभी तक। तो हाँ 2011 की जनगणना तो सेम रहेगी। तो इस समय पर ये वाला प्रश्न तो का आंसर तो सेम रहेगा। बस 2011 की जनगणना के आंकड़ों के दिए गए राज्यों की जनसंख्या इस प्रकार है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा थी, कर्नाटक में 6.10 करोड़ थी, 6.10 करोड़। मध्य प्रदेश में 7.26 करोड़ थी। तमिलनाडु में 7.21 करोड़ थी और उड़ीसा में 4.19 करोड़ थी। उपरोक्त कृषि में उड़ीसा राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो उड़ीसा की सबसे कम थी। भारत का निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है? तो वो हमारा मुंबई है। तो ये आपको ध्यान होगा ही। ठीक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलती है मुंबई में। ठीक है, दिल्ली भी अपनी जनसंख्या के मामले में आता है लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना मुंबई है। तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली ये जनसंख्या आबादी है। 2011 का ही जनगणना चल रही है। तो जनसंख्या में सबसे पहले मुंबई में है, फिर कोलकाता में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, फिर नई दिल्ली आती है। चौथे नंबर पर नई दिल्ली की जनसंख्या आ रही है। तो सबसे ज़्यादा मुंबई में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखो बाड़ों में वृद्धि हो रही है। अगर मान लीजिए जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्या उसके उसकी वजह से क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं? तो देखो अगर जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो प्रदूषण में वृद्धि होगी। बिल्कुल, क्यों भाई साहब, लोग जो है बहुत ज़्यादा वाहन का इस्तेमाल करेंगे तो प्रदूषण की वृद्धि होती है ना। दूसरा फॉरेस्ट कटेंगे, जंगल वन कटेंगे तब भी प्रदूषण में वृद्धि होगी, बाढ़ में वृद्धि होगी। अब देखो जंगल जब कटे क्योंकि जनसंख्या को आपको रहने के लिए कहीं कोई वन साफ़ करना पड़ेगा। और जब आप वन को साफ़ कर देंगे, तो वन को साफ़ करने के बाद में क्या होगा, जो पेड़ जो मिट्टी को अकड़े रहते थे, जकड़ के रखते थे, तो वो आप जकड़ के रख नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो नदी है, नदी का जो फ्लो है, यानी कि जो नदी बह रही है वो इधर से उधर बहने लगेगी। और जब इधर से उधर बहने लगी तो उसमें बाढ़ों में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कृषि योग्य भूमि में कमी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कृषि योग्य भूमि में कमी? क्योंकि आप लोग जनसंख्या की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है तो फिर भाई खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो हम फसलें बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। और फसल ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, यूरिया वगैरह बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, कृषि योग्य में भूमि में कमी होती है। तो वन्य जीवों में अभिवृद्धि होगी। क्या वन्य जीव बढ़ेंगे? अगर हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो वन्य जीव बढ़ेंगे? भाई बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, ये घटना चाहिए। इसमें अभिवृद्धि ना होकर घटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन नंबर 38, एशिया के निम्न देशों में से किस देश में जन्म दर सबसे कम है? एशिया के निम्न देशों में से किस देश में जन्म दर सबसे कम है? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है एक्चुअली प्रेगनेंसी से रिलेटेड था, कि कहाँ में जो जनसंख्या है वृद्धों के कंपेरिजन वृद्ध तो ज़्यादा है लेकिन जो बर्थ रेट है वो कम हो रहा है। तो ये प्रश्न आया था, इस समय पर आया था, यूपीएससी में आया था 2024 का जो अभी एग्जाम हुआ है फिलहाल में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग थे, लेकिन क्वेश्चन यही था, इसी तरह से क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखो एशिया के निम्न देशों में से किस देश में जन्म दर सबसे कम है? तो एशिया की बात कर रहा है, वहाँ पर विश्व की बात कर रहा था। तो फिर एशिया के निम्न देशों में कौन से देश में जन्म दर सबसे कम है? तो वह मालदीव। तो मालदीव में सबसे कम जन्म दर देखने को मिली। एक वर्ष कैलेंडर वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। ये वर्तमान में उपरोक्त देशों में मालदीव की जो जन्म दर है सबसे कम है। मालदीव की जन्म दर 1.84 है, नेपाल की 1.92 है, श्रीलंका की 2.20 है, भूटान की 1.98 है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या और घनत्व संबंधित है। तो ये यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व? तो कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? समतल धरातलीय बनावट, उपजाऊ मिट्टी और पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में। क्योंकि वहाँ पर देखो अगर पानी है ना, उपजाऊ मिट्टी है तो वहाँ पर खेती हो सकती है। क्योंकि पानी है तो भाई पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर जो है, इरीगेशन जो है, सिंचाई के लिए पानी चाहिए होता है, वो भी होना चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए। ठीक है, और धरातलीय बनावट, समतल ज़मीन पर ज़्यादा लोग रहते हैं, पहाड़ों पर ज़्यादा लोग रहते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो ये जो है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कहाँ पर हो सकता है? वहाँ होगा जहाँ पर समतल धरातलीय बनावट हो, उपजाऊ मिट्टी हो और पानी की उपलब्धता हो। तो वैसे क्षेत्र में ही लोग ज़्यादा रहना चाहते हैं। आपको ध्यान भी होगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो जो सिंधु घाटी सभ्यता ही मान के चलिए, तो वो कहाँ थी? सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, मगध जो राज था वो कहाँ पर था? ठीक है, वो भी हमारा जो है नदियों के किनारे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो 1991 से 2001 के दौर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो ये वाला क्वेश्चन अब आने वाला है नहीं, तो इसको करने का कोई मतलब है नहीं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, तो ये तो भाई स्टैटिक पोर्शन है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई यानी 14 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो 14 जुलाई से 3 दिन पहले, तो 11 जुलाई को हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से सवाल आ रहे हैं। ठीक है, ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होता जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।